दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव बटेंगे तो कटेंगे की कश्ती पर सवार होकर धीरे धीरे बढ़ते हुए 15 मिनट तक पहुंचा और फिर 15 मिनट के बाद एक है तो सेफ है का नारा आया और फिर उसके बाद बाप दादा सारी चीजें आ चुकी है। मतलब चुनाव एकदम से सर पर है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर में। दोस्तों, आज हम आपको मैप के जरिए एक एक सीट का विश्लेषण करके बताएंगे और बताएंगे कि कहां से कौन जीत दर्ज कर रहा है इस बार। क्या इस बार कांग्रेस की जो महाविकास अघाड़ी है, जो टीम है, वो जीतने जा रही है या फिर महायुति फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, मेनली अगर मैप में आप यहाँ पे एक मैप जो नज़र आ रहा है, इसमें आप अगर गौर करेंगे दोस्तों तो आपको नज़र आएगा कि महाराष्ट्र को 6 डिवीज़न में मेनली बांटा गया है। 6 डिवीज़न में सबसे ज़्यादा सीट अगर कहीं है तो वो है पश्चिम महाराष्ट्र, जहाँ 70 सीटें हैं और सबसे कम जो सीटें हैं वो उत्तरी महाराष्ट्र में है, यहाँ 35 सीटें हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो 6 डिवीज़न है, 6 भाग में जो बांटा गया है, उसमें विदर्भ है जहां 62 सीटें हैं। दूसरा आप मराठवाड़ा कह सकते हैं जो 46 सीटें हैं यहाँ, और पश्चिम महाराष्ट्र जो अभी बताया 70 सीटें हैं और उत्तरी महाराष्ट्र में 35 सीटें और वहीं कोकण में 39 सीटें हैं। और मुंबई की बात करें, ये जो छोटा सा दिख रहा है, यहाँ 36 सीटें हैं। अब इन सब में से कौन सी जगह पे 6 जगहों में किसका ज्यादा वर्चस्व है और कहां से कौन जीत सकता है, ये आपको पूरा एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं विदर्भ की। विदर्भ के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ 62 सीट है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विदर्भ जो है ये सबसे ज्यादा है और इसको एक तरह से माना जाता है कांग्रेस का गढ़। लेकिन 2019 में कांग्रेस को यहां से झटका लगा था और इस यहां की जो 62 सीटें हैं दोस्तों, उसमें से 36 सीट पर इस बार लड़ाई सीधी है। मतलब कि किसी भी सीट पर कोई भी जीत दर्ज कर सकती है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि 2019 में 29 सीट पर जो है यहां से कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन 29 सीट पर एक तरह से आप कह सकते हैं महायुति का कब्जा हुआ था, यानी कि बीजेपी अलायंस पार्टी जो थी वो जीती थी। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर जो माना जाता है दोस्तों, नागपुर में आपको पता ही है आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है और नितिन गडकरी का भी ये गढ़ माना जाता है। एक तरह से नागपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन विदर्भ की अगर बात करें तो ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन गढ़ में पिछले बार यानी कि 2019 में एक तरह से छेद कर दिया था महायुति ने। और यहाँ से दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो नागपुर से लड़ रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ का जो अभी का जो माहौल बताया जा रहा है कि कांग्रेस का जो गढ़ है, लेकिन पिछले बार 29 सीटें जीत करके आ गई थी, तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि 36 पर जो सीधी लड़ाई है, इसमें से 40 सीटें लगभग जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ से जा सकती है। तो यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो जिस तरीके से जो चुनावी रुझान नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से विदर्भ से कांग्रेस के पक्ष में यानी कि जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एमवीए के खाते में। अब दोस्तों बात करते हैं हम, विदर्भ की हो गई 62 सीटें। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिम महाराष्ट्र की, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं यानी कि 70 सीटें। दोस्तों, ये शरद पवार का एक तरह से फैक्टर यहां माना जाता है कि ये पूरा जो है पश्चिम महाराष्ट्र ये शरद पवार का है। और यह सबसे इस बार जो जब से एनसीपी जो टूटी है तो उसके बाद से ये माना जा रहा है शरद पवार और अजीत पवार के बीच में यहाँ सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, मराठा आरक्षण का दोस्तों यहाँ पर आंदोलन हुआ था, जिसके बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा असर देखा गया था। एक तरह से मनोज जरांगे पाटिल जो थे वो यहाँ खड़े हुए थे, एक तरह से इस बार चुनाव भी लड़ने वाले थे लेकिन वो लड़े नहीं। तो इसका सीधे तौर पर देखा जाए तो फ़ायदा शरद पवार गुट को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब 70 सीटों में से ज़्यादातर कमोबेश कह सकते हैं आप कि 30 से ज़्यादा सीटों पर इस बार हो सकता है कि एमवीए की जीत हो यहाँ से।
अब दोस्तों बात करते हैं मराठवाड़ा की। यह है मराठवाड़ा और यहाँ 46 सीट है। ये भी एक तरह से मराठा आंदोलन का सेंटर रहा था। तो एक तरह से मराठा आंदोलन और वर्सेस जो ओबीसी आंदोलन था वो एक तरह से यहाँ फैक्टर है, और जाति यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मराठा जो है शरद पवार और कांग्रेस की तरफ यहाँ नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ का भी ज़्यादातर वोट जो है, ज़्यादातर जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं एमवीए के खाते में यानी अघाड़ी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। वहीं अगर अब बात करें दोस्तों हम उत्तर महाराष्ट्र की, तो यहाँ 35 सीटें हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 35 सीटों में से ज़्यादातर सीटों पर सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। एक तरह से कह सकते हैं आप यहाँ जो है नासिक, धुले, नंदुरबार और जलगांव, मेन ये चीज़ें ये मिल करके बना है उत्तरी महाराष्ट्र। कांग्रेस का गढ़ था लेकिन अब ये गढ़ नहीं रहा, क्योंकि 35 में से दोस्तों 20 सीटें जो हैं पिछले बार यानी 2019 में 20 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई और कांग्रेस को महज 5 सीटें मिली। वहीं अगर बात करें तो यहाँ इस बार का जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है। और उसकी खास वजह यह है दोस्तों, यहाँ ओबीसी वोटर फैक्टर करते हैं। और आपको पता ही होगा यहाँ के जो गोपीनाथ मुंडे थे वो बहुत बड़े ओबीसी लीडर थे, जिनकी बेटी हैं पंकजा मुंडे। पंकजा मुंडे की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था लड़ेंगे तो कटेंगे, तो इस बयान से उन्होंने साफ अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने बयान दिया, वो मतलब इस बयान पर सहमत नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बीजेपी को चैलेंज मिलता हुआ दिख रहा है। और आदिवासी इलाके में खास करके जिस तरीके से संविधान को मुद्दा बना करके राहुल गांधी घूम रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ठाणे यानी कोकण की। यहाँ टोटल दोस्तों 39 सीटें हैं और ये सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ये एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और यहाँ की जो सीधी लड़ाई है वो शिवसेना ही है, यानी कि शिंदे गुट की है और उद्धव गुट के बीच जो है सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और ये जो मैप देख रहे हैं दोस्तों, ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ मतलब ये जगह मिल करके बना है और यहाँ जो है शिवसेना का ही दबदबा रहा है। अब लोकसभा चुनाव की 39 सीटों में से 23 पर महायुति आई थी पिछली बार और 11 सीटों पर दोस्तों यहाँ से महाविकास अघाड़ी आई थी। और ये जो जगह खास करके है दोस्तों, ये भी जगह एक तरह से एक और है, इसके बाद जो आने वाला है वो भी आपको बताएंगे। ये दोनों जगह मिल करके यानी कि ये जो ठाणे और कोकण है, ये शिवसेना का एक तरह से भविष्य का फैसला करेंगे कि शिवसेना का क्या होता है। तो यहाँ भी मुकाबला काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाला है दोस्तों। अब बात करें मुंबई की दोस्तों, तो मुंबई जो अभी बताया शिवसेना के ही यहाँ ज़्यादा वर्चस्व है और यहाँ 36 सीटें हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या है कि शिवसेना के बीच ही मुकाबला है ज़्यादातर सीटों पर। और सबसे बड़ी बात, शिवसेना का असली वारिस कौन है, इसकी लड़ाई भी है और ये वाजे हो जाएगा, चाहे वो शिंदे गुट हो या उद्धव गुट हो, दोनों के बीच लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन यहाँ एक और पार्टी है मनसे, राज ठाकरे जो हैं उनकी पार्टी है मनसे। ये भी एक तरह से माना जा रहा है कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का वोट काटेंगी। और लोकसभा चुनाव में दोस्तों यहाँ महाविकास अघाड़ी 36 में से 20 सीटों पर आई थी और 16 सीटों पर महायुति को बढ़त मिला था। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर माना जा रहा है यहाँ मुंबई की सीट पर और मुंबई में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों आते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है यहाँ का और इतनी सीटों में से कितनी सीटें जो है महायुति को जा रही है या फिर महाविकास अघाड़ी को। तो यहाँ का जो दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता दें, संविधान है एक तरह से और आरक्षण है, दलितों के बीच ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। महंगाई भी यहाँ बड़ा मुद्दा है। वही लाडली बहन का मिला जुला असर रहेगा, मतलब इससे बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वही बटेंगे तो कटेंगे से धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कही जा रही है और यहाँ 12% मुस्लिम आबादी है दोस्तों।
तो इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जिस तरीके से इनका बयान सामने आया बटेंगे तो कटेंगे, तो इससे मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ जाता हुआ दिख सकता है इस बार। तो महाराष्ट्र में बीजेपी को इस बार झटका लग सकता है। और जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है, मेनली बहुत सारे सर्वे भी सामने आए हैं, तो महायुति को 125 से लेकर के 145 सीट जो है वो आती हुई नजर आ रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी को 132 से 155 सीटें। और देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर सकती है। और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार एमवीए की सरकार बन सकती है यहाँ। अब आपको दोस्तों 5 पॉइंट में बता देते हैं कि कैसे सियासी समीकरण बदल रहा है। दरअसल 148 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 80 से 90 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। 2019 की बात करें दोस्तों, तो बीजेपी 105 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और शिवसेना जो है वो 30 से 35 और एनसीपी अजीत गुट 15 से 20 सीटों पर। महायुति को 125 से 145 सीटें मिलने का इस बार अनुमान है। दूसरा पॉइंट, महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। ये कांग्रेस इसमें सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, जिसको 52 से 65 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार की पार्टी को 50 से 55 सीटें, शिवसेना यानी उद्धव गुट को 30 से 35 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 132 से 155 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। मतलब अगर इतनी सीटें आ गई तो सरकार बन सकती है महाविकास आघाड़ी की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, महाराष्ट्र में जो छोटी पार्टी है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो भी रुख हवा का बदल सकते हैं। 30 से 35 कैंडिडेट हैं। अगर इतने वोट, इतनी सीटें अगर इंडिपेंडेंट या फिर आज़ाद पार्टी को चली जाती है, जो दूसरी इंडिपेंडेंट पार्टी है या छोटी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर सरकार पर पड़ सकता है। मतलब दोनों तरफ में, चाहे एमवीए हो या महायुति, दोनों सरकार बनाने के लिए इनको सहारा लेना पड़ सकता है छोटी पार्टी का। तो वहाँ पे किंग मेकर की भूमिका में ये छोटी पार्टियाँ आ सकती हैं। तो दोस्तों, और लाडली बहन योजना में महायुति को फायदा मिल सकता है। वहीं मराठा आरक्षण, मराठा वर्सेस ओबीसी, महंगाई, फसलों के कम रेट मिलने से शिंदे सरकार को नुकसान हो सकता है। वहीं बटेंगे तो कटेंगे की वजह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो माना जा रहा था कि हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का असर उल्टा पड़ सकता है और मुस्लिम वोट एक जगह जा सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो वो चुनाव है वो इस बार महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रहा है। यानी कि कांग्रेस और जो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का है और शरद पवार की जो पार्टी है, ये सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रही है इस बार। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी सरकार बनेगी महाराष्ट्र के अंदर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।